नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामबाण ट्यूटोरियल पे। और मेरे द्वारा जो सीरीज चल रही है आरआरबी एलपी टेक्नीशियन 2023 के लिए, उसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आने वाली है। वैकेंसी की अप्रॉक्स मार्च अप्रैल तक आ ही जाएगी। और आज ये सीरीज का 9th क्लास है। इससे पहले मैंने इसकी 8 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आशा करता हूँ ये सारी वीडियो आप लोग को बेहद पसंद आई होगी। चलिए आज के सेशन की बिना देरी हुए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बता दूं कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, होजागिरी लोक नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ये क्वेश्चन आपको एएलपी और ग्रुप डी और एनटीपीसी ये 3 चीज़ों में ही पूछा जा चुका है, तो इस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो होजागिरी लोक नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन है त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, अपनी राय दीजिए। ठीक है, तो ये जो है त्रिपुरा का लोक नृत्य है। होजागिरी जो है त्रिपुरा का लोक नृत्य है। त्रिपुरा का और भी लोक नृत्य है, जैसे बीजू नृत्य, लोबांग नृत्य, संगराई नृत्य, ये सब त्रिपुरा के प्रमुख लोक नृत्य थे। होजागिरी जो है वह होजागिरी अप्रैल महीने में आयोजित की जाती है और यह नर्तक अपने सर पे बांस की टोकरी और मग के पैरों पे खड़ा रहते हैं। बीजू नृत्य जो है वह चकमा समुदाय के द्वारा किया जाता है। त्रिपुरा में एक चकमा समुदाय है, उसके द्वारा यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। और लोबांग नृत्य जो है वह फसल नृत्य है, फसल आधारित नृत्य है। फसल के उपरांत कटने पर चाहे नए फसल रोपने के उपलक्ष्य में लोबांग नृत्य किया जाता है। संगराई नृत्य जो है वह मोंग समुदाय, वहाँ की एक मोंग समुदाय है, उसके द्वारा यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। उसी प्रकार मणिपुर में जो है, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, ये सब जो बहुत ही यहाँ पे अलग अलग त्योहार हैं अलग अलग। तो अगला क्वेश्चन है, दलखाई नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन है कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल। तो दलखाईपुर उड़ीसा में आता है, तो इस उड़ीसा इसका सही आंसर है। ठीक है, दलखाई नृत्य है वह उड़ीसा का नृत्य है और ये संबलपुर जिले में किया जाता है। संबलपुर जिले में किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे ओडिया लोग इसमें नृत्य करते हैं। दशहरा के त्योहार पर दलखाई प्रदर्शन दिखाया जाता है। ठीक है, इसमें और भी कई नृत्य होते हैं, उड़ीसा के और भी कई नृत्य है, जैसे छाव, छाव नाच, कर्म नाच, बाघा नाच, ये सब उड़ीसा के प्रमुख नृत्य है। तो छाव नाच में जो है, छाव नाच मयूरभंज जिले में, मयूरभंज जिला, उड़ीसा में एक मयूरभंज जिला है, वहां पे होती है। और बालेश्वर जिले के नीलगिरी, एक बालेश्वर जिला भी है उड़ीसा में, उसके नीलगिरी क्षेत्र में किया जाता है। कर्म नाच जो है, कर्म का अर्थ होता है कर्म, या कर्म का शाब्दिक अर्थ कोसली, उड़िया भाषा में भाग्य होता है, इसका अर्थ भाग्य होता है। और यह भाद्र शुक्ल एकादशी के दिन से शुरू होता है। और यह जो है संबलपुर और बालागीर, कालाहांडी, ये सब जगहों पे किया जाता है। बाघा नाच जो है वह चैत महीने में स्टार्ट होता है।
हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने में यह नाच स्टार्ट होता है और यह सुबर्णपुर जिले के बिंका और सोनेपुर में किया जाता है ये। ठीक है, तो ये सब था यहाँ की प्रमुख नृत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कालबेलिया नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? कालबेलिया का अर्थ होता है सपेरा जनजाति। कालबेलिया जो है वह सपेरा जनजाति से रिलेटेड है। कालबेलिया जो लोग होते हैं वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त होते हैं। कालबेलिया समाज जो है वह शिव भक्त होते हैं और इन्हें सपेरा जनजाति भी कहा जाता है। ये लोग विष से भरपूर जितने भी सारे सांप होते हैं उन जो कोई नहीं पकड़ता है, जो कोई नहीं हटाता है, उसको ये लोग हटाते हैं। तो कालबेलिया नृत्य जो है वह राजस्थान की अत्यंत प्रसिद्ध नृत्य शैली है। राजस्थान की नृत्य है कालबेलिया। इसमें पोशाक जो होते हैं वह पोशाक काला और लाल, पूर्णतः लाल होता है। ठीक है, इसकी पहचान 2010 में पूरे विश्व में हुई थी। 2010 में केन्या की राजधानी नैरोबी में नवंबर 2010 में इसकी प्रस्तुति की गई थी कालबेलिया समाज के लोगों के द्वारा। कालबेलिया महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इसमें गजब का लोच और गति होती है जो दर्शकों को सम्मोहित कर देती है। पुरुष नृत्य के दौरान बीन और तालवाद बजाते हैं और महिलाएं दो महिलाएं इसमें नृत्य करती हैं। ठीक है, राजस्थान के और भी कुछ प्रमुख नृत्य हैं, जैसे चंग नृत्य हो गया। चंग नृत्य जो है वह राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र, यह कहाँ होता है? शेखावटी क्षेत्र, राजस्थान का एक शेखावटी क्षेत्र है। शेखावटी क्षेत्र में प्रमुखतः जो आते हैं वे हैं चूरू, झुंझुनू और सीकर जिला और बीकानेर। सीकर जिला, बीकानेर आदि क्षेत्रों में ये जो नाच है वह होता है। उसके बाद आता है हमारा घूमर नृत्य। घूमर जो है, घूमर घूमर एक गाना भी है, इसी के तर्ज पे घूमर नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ की महिलाओं द्वारा किया जाता है। लहंगे का जो घेरा होता है नीचे वाला, उसको घूमर घूम वो कहते हैं। घूम, स्त्री पुरुष घेरा बनाकर इस नृत्य को करते हैं और इसमें ढोल, नगाड़ा, सहनाई आदि बहुत सारे चीजों का, वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। एक और प्रमुख नृत्य है तेरा ताली। तेरा ताली ये भी राजस्थान का प्रमुख नृत्य है। ये जो है वह कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। वहां की एक कामड़ जाति है, उसके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। शिव के ताल और पार्वती की लय से ताल शब्द बना है कामड़। कामड़ जो शब्द है वह शिव के ताल और भगवान मां पार्वती के लय से ताल शब्द बना है कामड़। ठीक है, इसमें नृत्य महिलाएं अपने हाथ और पैरों, शरीर के 13 स्थानों पर मंजीरे बांध लेती है। क्या करते हैं इसमें महिलाएं जो होती है वह अपने पूरे बॉडी पे 13 जगह पे पूरा जो मंजीरा होती है, यानी कि घुंघरू जैसा जो होता है मंजीरा, उसको पूरा बांध लेते हैं शरीर में और उसके बाद फिर नृत्य करती हैं। ठीक है, तो ये सब था राजस्थान की प्रमुख नृत्य। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, टुलिप महोत्सव, टुलिप फेस्टिवल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इसमें से किस राज्य का यह प्रमुख नृत्य है? तो यह जो है हमारा टुलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर का प्रमुख नृत्य है। जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर है। और ये जो टुलिप महोत्सव है वह टुलिप गार्डन वहां का प्रमुख गार्डन है। टुलिप गार्डन में इस उत्सव का, महोत्सव का आयोजन किया जाता है और यही ये विश्व प्रसिद्ध गार्डन भी है, विश्व प्रसिद्ध गार्डन है।
ठीक है। और ये जो है अप्रैल मई 2023 में किया जाता है। अप्रैल और मई महीने में इसका आयोजन किया जाता है। पूरे श्रीनगर, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है। और जम्मू कश्मीर में और भी कई तरह के फेमस उत्सव होते हैं, जैसे हेमिस फेस्टिवल हो गया, उर्स फेस्टिवल हो गया, टिकारा महोत्सव हो गया, गुरेज महोत्सव हो गया। ये सब जम्मू कश्मीर के प्रमुख नृत्य है, लोक नृत्य है। तो ये सब हमने देखा जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिंडी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? डिंडी जो है वह किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो डिंडी जो हमारा है, ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यह जो है इसका आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का यह लोक नृत्य है डिंडी। और यह नृत्य जो है वह धार्मिक नृत्य है। कौन सा नृत्य है? धार्मिक नृत्य है ये। महाराष्ट्र में और भी कई तरह के महत्वपूर्ण नृत्य है, उसमें है कोली है, लावनी है, धनगड़ी है और पुआड़ा है। ये महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्यों में गिने जाते हैं, प्रमुख लोक नृत्य है। पुआड़ा जो है वह मराठी गाथा गीत का एक भाग है। पुआड़ा क्या है? मराठी एक गाथा गीत है। इसका ही एक भाग है जिसमें मराठा नेता श्री छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाया गया है। छत्रपति शिवाजी जो थे उन्हीं के जीवन को इस मराठा गाथा गीत में दर्शाया गया है और इसी को लेकर के इस पुआड़ा उत्सव का आयोजन किया जाता है। धनगड़ी गाजा जो है वह भी एक प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है। लावनी जो है, लावनी एक पारंपरिक नृत्य और गीत का मिश्रण है। ठीक है, जिसको ढोलक की थाप पर किया जाता है लावनी को। कोली जो है यह अपना नाम मिला जिसे कोलिस कहा जाता है, फिशर लोग। यह मछुआरों के नृत्य में उसके कब्जे के लिए तत्व है जो मछली पकड़ने का है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें महाराष्ट्र की प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस गैस का उपयोग मोटर वाहन के ईंधन के रूप में बढ़ रहा है? वर्तमान समय में जो है वह किस ईंधन का उपयोग जो है मोटर वाहन के ईंधन के रूप में बढ़ रहा है? ऑप्शन है सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, मीथेन। एलपीजी यानी कि CH4, बायोगैस हो गया। एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो अब वर्तमान समय में जो है वह देखते होंगे आए दिन प्रदूषण के बारे में पूरी जानकारी आते रहती है, खतरा बढ़ रहा है। तो ये सब चीजों को लेकर के अलग अलग तरह से कुछ अलग ईंधन को उपयोग में लाने का प्रचलन ज्यादा से ज्यादा किया जा रहा है कि ताकि प्रदूषण कम हो, ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके, जिससे कि जो बर्फ ग्लेशियर हैं वो समाप्त ना हो। इस तरह से कई सारे उपाय किए जाते हैं। उनमें जो है सीएनजी जो है प्रमुख है। सीएनजी का उपयोग जो है वह मोटर वाहनों के ईंधन के रूप में बढ़ रहा है। तो सीएनजी इसका राइट आंसर है। अगला हमारा क्वेश्चन है
पौधों में साइटोकाइनिन किसमें सहायक होता है? ऑप्शन है कोशिका विभाजन, तना की वृद्धि, लंबाई वृद्धि या फूल खिलाने में। तो फूल खिलाने में तो हार्मोन होता है, उससे ही फूल खिलता है। लंबाई वृद्धि जो विभज्योतक होती है उसके, तो साइटोकाइनिन जो है वह तना की वृद्धि के लिए सहायक होता है, तना की वृद्धि में सहायक होता है। ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 1990, 1993, 1995 और 1996। इसका सही आंसर है 1993। इस 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी कि जिसको ह्यूमन राइट्स बोला जाता है, इसका गठन किया गया था। ठीक है, और ये सब सारी चीजें पिछली विगत परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं, रेलवे के, एसएससी के। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में है। तो ये सिर्फ चार चीजों को याद रखेंगे, पढ़ेंगे, रिवीजन करते रहेंगे और एग्जाम का वेट करते रहें। कभी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ सकता है, कामयाबी अवश्य मिलेगी, बस आप शिद्दत से मेहनत करो। तो अगला हमारा क्वेश्चन है संथाली भाषा को संविधान में कब शामिल किया गया? ठीक है, तो संथाली भाषा के साथ साथ और भी 4 भाषाओं को एक साथ शामिल किया गया था। उसमें थे, पहला तो संथाली हो गया, दूसरा था बोडो, तीसरा था डोंगरी और चौथा था मैथिली। ये 4 भाषाओं को एक साथ शामिल किया गया था। कब किया गया, कैसे किया गया था? 92वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इन भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा 2003। ठीक है, और इसी के स्थान पर यदि पूछ देता है कि संथाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया, तो कौन सा होगा? 92वें संविधान संशोधन। उसी तरह से बोडो का पूछ सकता है, डोगरी का पूछ सकता है, मैथिली का पूछ सकता है। तो ये सब 4 भाषाएं जो है वो, इसका यदि संवैधानिक संशोधन पूछेगा तो 92वां होगा और वर्ष पूछेगा तो 2003 आंसर होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 का अपेक्षिक आणविक द्रव्यमान कितना? आणविक द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास। तो सल्फर डाइऑक्साइड का एटॉमिक मास जो होगा वह कितना है? तो ऑप्शन है 62 यूनिट, 64 यूनिट, 63 यूनिट या 65 यूनिट। तो इसका जो आंसर है वह 62 यूनिट है। राइट आंसर 62 यूनिट है इसका। अगला हमारा क्वेश्चन है डबल रोटी और बियर को बनाने में प्रयुक्त ईस्ट को खमीर भी बोला जाता है। क्या होता है, मतलब किस, कैसा, कौन सा, क्या होता है? कवक होता है, फंगस होता है, कृमि होता है, शैवाल होता है? तो ईस्ट जो होता है वह फंगस रिलेटेड होता है, फंगस होता है ये ईस्ट। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, प्लेटो और लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर का पूरा नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज जो है वह जंतु जगत और प्राणी जगत के वर्गीकरण से संबंधित पुस्तक है ये, और इसको जो लिखा था वो है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ये भी पर्यावरण से संबंधित जीव जंतु प्राणी से संबंधित वैज्ञानिक है। प्लेटो जो है एक दार्शनिक है, प्लेटो दार्शनिक है। और कार्ल लैंडस्टीनर जो था, इन्होंने ही ब्लड ट्रांसमिशन यानी कि रक्त परिसंचरण की खोज की थी। कार्ल लैंडस्टीनर जो थे उन्होंने ही ब्लड ट्रांसमिशन या रक्त परिसंचरण जिसको बोलते हैं, इसकी खोज की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत तत्व कौन है? ऑप्शन है क्लोरीन,
फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो फ्लोरीन जो है वह सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। फ्लोरीन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी पिंड की चाल 2 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग क्या होगा, मोमेंटम क्या होगा। संवेग यानी कि मोमेंटम, ठीक है। तो क्या होता है, मान लो एक वस्तु है, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब इसकी गति को यदि हम बढ़ा करके प्लस करके 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर दें तो इसका जो मोमेंटम होगा वह कितना हो जाएगा, इसको बताना है। तो वो हो जाएगा 4 गुना हो जाता है। यदि चाल 2 गुनी बढ़ाएंगे आप तो मोमेंटम 4 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोसोंग फेस्टिवल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन है सिक्किम, असम, मेघालय या त्रिपुरा। तो लोसोंग फेस्टिवल जो है वह सिक्किम का प्रमुख त्योहार है। सिक्किम में और भी प्रमुख त्योहार है। इसका सिक्किम का प्रमुख त्योहार है लोसर है, भूमचू है, ही बरमुख है। तो ये सब जो है वह सिक्किम के प्रमुख त्योहार है, ठीक है। और असम में भी बहुत प्रमुख प्रमुख त्योहार है। असम के जो प्रमुख त्योहार है उसमें से आता है बिहू। बिहू असम का प्रमुख त्योहार है। बिहू 3 प्रकार के मनाए जाते हैं। एक होता है रोंगाली बिहू, रोंगाली बिहू, ठीक है। और एक होता है कोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू। और एक होता है माघी बिहू। तो रोंगाली बिहू जो है वह जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। कोंगाली बिहू जो है वह वर्ष के बीच में मनाया जाता है, यानी कि जून जुलाई के आसपास में मनाया जाता है ये। और माघ बिहू जो है वह माघ महीने में मनाया जाता है, ठीक है। बिहू के अलावा यहाँ पर एक अम्बुबाची जो बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, अम्बुबाची। ये मेला कामाख्या मंदिर जहाँ वहाँ पे मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर में जो है वो माता की योनि की पूजा की जाती है, ठीक है। तो उसी के यहाँ पे अम्बुबाची मेला का उत्सव का आयोजन किया जाता है। बहुत भारी मात्रा में लोग, दर्शकों का आयोजन जमावड़ा होता है। और कामाख्या जो मंदिर है वह तांत्रिक शक्तिपीठ के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर तांत्रिक लोग अपनी तांत्रिक सिद्धियों को पूरा करने के लिए आते हैं, तांत्रिक सिद्ध करने के लिए आते हैं। और एक होता है, और एक फेस्टिवल है माजुली फेस्टिवल, माजुली उत्सव। ये भी एक प्रमुख त्योहार है। माजुली द्वीप जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में है, ठीक है। और उसके बाद मेघालय जो है, मेघालय में भी बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार हैं, जैसे वांगला हो गया, सेंगकुट हो गया, सेंगकुट नेम। उसके बाद सादसुक मिनसिम। और अगला है नोंगक्रेम। नोंगक्रेम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको जरूर से जरूर याद रखेंगे। और आजकल के एग्जाम में लोक नृत्य हो गया, लोक नृत्य हो गया, फेस्टिवल हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, ये सबसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं एग्जाम में, तो इस चीज़ को आप देखेंगे, ठीक है। और त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा में भी बहुत अच्छे अच्छे नृत्य है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है,
दो लगातार शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? सबसे पहले इस टॉपिक को समझते हैं। शीर्ष और गर्त वाला जो टॉपिक है वो हमारा वेव यानी कि तरंग इस चैप्टर में आता है। ये चैप्टर जो है फिजिक्स का चैप्टर है, इसी में एक चीज आती है। शीर्ष और गर्त क्या होता है? वेव जो होती है इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से चलती है वेव। तो ये जो ऊपर वाला जो भाग है ये शीर्ष कहलाता है, और इसके जो ये वाला पोर्शन है ये गर्त कहलाता है। ठीक है, गर्त कहलाता है। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इन दोनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, यानी कि तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। वेव लेंथ जिसको बोलते हैं, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी, आयाम को मॉड्यूलन कहते हैं। आयाम मॉड्यूलन हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एलईडी किस सिद्धांत पर ग्लो करती है? ऑप्शन है क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लांक, डे बोरिनर सिद्धांत और नील्स बोर। नील्स बोर जो थे उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था, एटॉमिक मॉडल यानी कि परमाणु मॉडल जिसको बोलते हैं उसको दिया था। डे बोरिनर ने आवर्त सारणी का त्रिक नियम दिया था। मैक्स प्लैंक जो थे उन्होंने ही क्वांटम सिद्धांत को दिया था, क्वांटम थ्योरी को दिया था। इसके अनुसार ऊर्जा जो होती है वह छोटे छोटे पैकेट में, छोटे छोटे टुकड़ों या छोटे छोटे पैकेट में बटे होते हैं या एक गुच्छे के रूप में होते हैं, उसी को वो पैकेट या गुच्छे जो होते हैं उसी को फोटोन बोला जाता है, और इसी के सिद्धांत पर एलईडी ग्लो करती है। तो इसका आंसर होगा, सही आंसर क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा क्या होती है? गुप्त उष्मा क्या होती है? गुप्त उष्मा किसी पदार्थ का वह चीज होती है जो, यदि कोई ठोस पदार्थ है वो जब गलती है और जब तक वो पूर्ण रूप से गल करके उबलने नहीं लगती है तब तक में उसमें कुछ उष्मा स्टोर होती रहती है, और उसी उष्मा को गुप्त उष्मा कहा जाता है। ठीक है, तो गुप्त उष्मा, बर्फ के लिए जो गलन की गुप्त उष्मा होती है वह 80 किलो कैलोरी पर केजी होती है। ये इसका सही आंसर है, राइट आंसर है 80 किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो डीएनए जो होता है इस तरह से होता है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। इस टाइप से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। यही जो डबल हेलिक्स जो मॉडल है उसका जो मॉडल किसने दिया? ऑप्शन है डाल्टन, साल्क, वाटसन एवं क्रिक और लियोनहॉफ। तो वाटसन एवं क्रिक ने इस डबल हेलिक्स मॉडल को दिया था। इसका सही आंसर है वाटसन एवं क्रिक। ठीक है, लियोनहॉफ जो थे उन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है वह ओजोन परत को क्षय से रोकने के, क्षय से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि ओजोन परत जो है हमारे जीवन में, हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। यह जो है सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती है वो जो निकलती है उसको सोख लेती है और पृथ्वी पर नहीं आने देती है, क्योंकि यदि अल्ट्रा वायलेट रेज पृथ्वी पर आने लगी तो कई सारी बीमारियां उत्पन्न होंगी, त्वचा संबंधी संक्रामक रोग उत्पन्न होंगे और लोग मरने लगेंगे। तो मनुष्य के जीवन के लिए और पृथ्वी के लिए ये जो ओजोन परत है बहुत ही जीवनदायी कार्य है इसका। तो इसको संरक्षण, इसको बचाने के लिए, क्योंकि प्रदूषण के फलस्वरूप इस ओजोन परत में हल्के छिद्र होने शुरू हो गए हैं, और यदि इसका संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए ओजोन परत संरक्षण दिवस को मनाने का संकल्प लिया गया, और यह जो है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है वह 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है,
खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण क्या है? तो खाद्य पदार्थ में दुर्गंध ऐसे ज़्यादातर गर्मी के दिनों में आती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में ज़्यादा गर्मी रहती है और उसके फलस्वरूप क्या होते हैं, खानों में जो फैट और तेल होते हैं वो उनका ऑक्सीडाइजेशन होता है और उसके फलस्वरूप क्या होते हैं, बैक्टीरिया, खाद्य पदार्थों में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, फंगस पनपने लगते हैं। इसके कारण क्या होता है, उसमें दुर्गंध आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वह वसा और तेल का ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताएं जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन है सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो इसका आंसर होगा सोडियम। सोडियम को हम चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, रक्त और हड्डियां यानी कि बोन और ब्लड, ये दो चीजें जो है वह किस ऊतक का उदाहरण है? ऑप्शन है संयोजी ऊतक, एकल ऊतक, प्लाज्मा या गॉड पार्टिकल। तो बोन और ब्लड जो है वह संयोजी ऊतक यानी कि ज्वाइंट टिश्यू के उदाहरण है। ठीक है, ज्वाइंट टिश्यू इसके उदाहरण है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु का केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो वस्तु की आकृति दर्पण में कहाँ बनेगी? इस चीज को रखना है। तो मान लीजिए एक दर्पण है, इस दर्पण का केंद्र C है और इसका फोकस F है और ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इस दर्पण में जो होता है वो प्रतिबिंब केंद्र पे बनता है यानी कि C पे बनता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, NH4NO3 यानी कि अमोनिया में नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन है 35%, 40%, 47% और 45%। तो इसमें जो होती है नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है वह 35% होती है और 47% जो है वह यूरिया में होती है। यूरिया में 47% नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जिसको हम खाद के रूप में उपयोग करते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये सेशन आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी सुझाव दें, अपना सुझाव प्रकट करें, कमेंट करें, सेशन को शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।